मैं हूं हमजा हैदर, आपका फिजिक्स टीचर। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। पहला हमने जो पढ़ा था उसका हमने कहा था 3 डिफरेंट वेज में हो सकती है। तो जो पहला वे था वो था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और स्टूडेंट्स आज हम सेकंड वे उसका डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कॉम्पटन इफेक्ट। अब कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर होता क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। इसके अंदर भी कोलिजन होती है। जब इंटरेक्ट होता है, जाहिर सी बात है, इंटरेक्शन को हम कोलिजन कहते हैं। जब रेडिएशन आके इंटरेक्ट करती हैं, वो रेडिएशन क्या है, फोटोन। फोटोन आके जब स्ट्राइक करते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर फोटोन अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। मतलब जिसके साथ मैटर के साथ आके कोलाइड करेंगे वो फोटोन की सारी एनर्जी को क्या कर लेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे। बट स्टूडेंट्स, कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। यहां सिनेरियो कुछ और है। यहां क्या है, फोटोन जब आके मैटर के साथ जो भी हम लेंगे कोलाइड करेगा, टकराएगा, इंटरेक्ट करेगा, तो वो कुछ एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर देगा, बाकी एनर्जी के साथ वो स्कैटर्ड हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ स्कैटरिंग होने वाली है। हम इंसिडेंट करवाएंगे और फिर आगे देखेंगे स्कैटर्ड कैसे हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। ऐसा फिनोमिना, द फिनोमिना इन विच wavelength of scattered X-rays is greater than the wavelength of incident X-rays. X-rays जो आके उसके ऊपर इंटरेक्ट करेगी, जो आके हमारे टारगेट मटेरियल के ऊपर कोलाइड करेगी, इंसिडेंट होगी, उनकी वेवलेंथ टकराने के बाद, मतलब जब स्कैटर्ड होगी, तो उनकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स की बात को समझने लगेगी कि मतलब पहले वेवलेंथ कम है, बाद में वेवलेंथ ज्यादा है। तो ये अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, मैं यहां आपको ऐसे समझाता हूं। ये एक फोटोन आ रहा है, आगे ये हमारे पास टारगेट मटेरियल पड़ा हुआ है, यहां हमने ग्रेफाइट टारगेट लिया हुआ है। जब ये इसके अंदर आके टकराएगा, लेट्स सपोज कुछ भी इसकी वेवलेंथ है वो लैम्डा है, और इसकी फोटोन की एनर्जी क्या है, ई है। तो स्टूडेंट्स देखो जरा, मैंने अभी कहा कि ये आएगा, टकराएगा, अपनी कुछ एनर्जी यहां इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको ट्रांसफर कर देगा। अब इसने कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर दी, मतलब इस फोटोन की एनर्जी कम हो गई है। एज वी नो दैट E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। तो स्टूडेंट्स देखो, ये एनर्जी कम हो गई है। जब एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये हुआ, यहां इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। उसके बाद एनर्जी क्या हो रही है, यहां जाके जब स्कैटर्ड होगा एनर्जी इसकी कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है, यहां एनर्जी कम है, यहां एनर्जी ज्यादा है। मैं ऐसे कह देता हूं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड, बट एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ स्कैटर्ड की ज्यादा होगी और इंसिडेंट की क्या होगी, कम होगी। तो ये रीजन है स्टूडेंट्स, जब स्कैटरिंग होती है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्स-रेज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्स-रेज। स्टूडेंट्स, मैंने यहां एनर्जी का जिक्र किया है कि एनर्जी कम हो जाती है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं एनर्जी का जो हमारे पास रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, E इज इक्वल टू hf। तो इसका मतलब है, मैं ये कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्स-रेज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्स-रेज। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ scattered X-rays is less than frequency of incident X-rays. Third, या फिर energy of scattered X-rays is less than the energy of incident X-rays. ये तीनों स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हैं, मैथमेटिकल फॉर्म्स है। एक्सप्लेन करते हैं इसको। 1923 के अंदर हॉली कॉम्पटन ने इसको
एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया? उसने एक्स रेज की स्टडी की, जिनको हम कह रहे हैं कि उनकी वेवलेंथ बढ़ रही है, बाय लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाय लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मतलब दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं टाइटली बाउंड, जाहिर सी बात है टाइटली बाउंड है, उनको आगे मूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी उसकी लूज होगी, तो हम क्या करते हैं, हम लूजली बाउंड ले लेते हैं ताकि एनर्जी कम लगे। तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ उसने एक्स रेज की स्टडी की फ्रॉम ग्रेफाइट टारगेट। तो डायग्राम में देखो जरा, ये ब्लैक लाइंस एक्स रेज आ रही है, ग्रेफाइट टारगेट मटेरियल के साथ जाके टकराती है, वहां किसके साथ टकराती है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ। स्टूडेंट्स ये ब्लू वाली इंसिडेंट एक्स रेज है और ये ब्लैक वाली स्कैटर्ड एक्स रेज है। आगे रखा हुआ है डिटेक्टर जो इनको डिटेक्ट करेगा। ये सिर्फ इस तरफ नहीं स्कैटर्ड हो रही, ये इधर भी स्कैटर्ड हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। यहां एंगल 45 लिखा है, वो एंगल स्टूडेंट्स 45 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 0 to 180 कुछ भी हो सकता है। और इस डिटेक्टर को हम मूव करवा के किसी भी स्कैटर्ड एक्स-रेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि ये कैसे इनकी कोलिजन होती है। ये एक फोटॉन है जिसकी एनर्जी E है, ये इंसिडेंट फोटॉन है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। ये आगे पड़ा हुआ है एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके साथ ये जाके टकराता है। ये फोटॉन अपनी कुछ एनर्जी इस फोटॉन को दे देगा, ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ये फोटॉन अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, हम कुछ भी कह देंगे, लैम्डा ई कह देंगे, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी भी कह देंगे इलेक्ट्रॉन। और जो बाकी है वो इस फोटॉन की जो स्कैटर्ड हो गया है, ये क्या हो गया है, स्कैटर्ड हो गया है। स्कैटर्ड फोटॉन एंगल बना रहा है थीटा, इलेक्ट्रॉन एंगल बना रहा है फाइ। स्टूडेंट्स यहां बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, डेल्टा लैम्डा। जो कैसे फाइंड करेंगे, स्कैटर्ड वेवलेंथ माइनस इंसिडेंट वेवलेंथ, और इसको बोलते हैं कॉम्पटन्स शिफ्ट। और वो किसके इक्वल आई थी स्टूडेंट्स, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। यहां पे ये एच ओवर एम नॉट सी क्या है, इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ है तो ये डायमेंशन इसकी आएगी लेंथ। और जब भी हम इसको फाइंड करेंगे इसका यूनिट निकलेगा मीटर। फाइंड करते हैं जरा, हमें पता है एच प्लांक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 6.63 माइनस मल्टीप्लाई बाय 10⁻34। एम नॉट स्टूडेंट्स है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो किसके इक्वल होता है 9.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31। और c यहां पे स्टूडेंट्स होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 क्रॉस 10⁸। इसको स्टूडेंट्स सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पे हमारे पास h ओवर m नॉट c की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से इजीली ये निकल आएगी। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटन्स वेवलेंथ। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो स्कैटरिंग हो रही है ये एंगल थीटा पे हो रही है। एंगल 90 भी हो सकता है, एंगल हम कहते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 90। थर्ड है इफ
थीटा इज इक्वल टू 180। तीनों एंगल्स पे स्कैटरिंग देखते हैं कि कॉम्पटेंस वेवलेंथ हमारे पास क्या निकलती है। कॉम्पटेंस शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा है, ये वाला थीटा, इस थीटा की जगह मैं 0 पुट कर देता हूं। कॉस 0 क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉस 0 1, cos 0 हमारे पास 1 माइनस 1 0, इससे मल्टीप्लाई हो गया 0, मतलब कॉम्पटेंस शिफ्ट आ गई किसके इक्वल 0, अगर एंगल होगा 0, मतलब यू स्ट्रेट चली जाए तो कोई वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगी। थीटा इज इक्वल टू 90 है, h ओवर m नॉट c 1 माइनस cos ऑफ 90। अब स्टूडेंट्स cos 90 किसके इक्वल होता है? cos 90 होता है 0 के इक्वल। h ओवर m नॉट c 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 करेंगे 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा h ओवर m नॉट c। तो स्टूडेंट्स आप क्या कहोगे? आप कहोगे कॉम्पटेंस शिफ्ट, कॉम्पटेंस वेवलेंथ के इक्वल आ गई है। किस एंगल पे? 90 पे। 90 पे कॉम्पटेंस शिफ्ट किसके इक्वल आती है? कॉम्पटेंस वेवलेंथ। 180 पे कॉम्पटेंस शिफ्ट सबसे मैक्सिमम आती है, डबल हो जाती है। प्रूफ करते हैं। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू m नॉट c cos थीटा, मैं डायरेक्ट थीटा की जगह पे क्या लगा रहा हूं? 180। cos 180 किसके इक्वल होता है जी? 1 माइनस cos 180 इक्वल होता है माइनस 1 के, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये किसके इक्वल आ गया? 2। तो देखो जरा स्टूडेंट्स, कॉम्पटेंस शिफ्ट इज इक्वल टू 2h ओवर m नॉट c, डबल ऑफ कॉम्पटेंस वेवलेंथ, डबल ऑफ कॉम्पटेंस वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो ये केसेस भी आप लिखिएगा, अच्छा इंपैक्ट करता है एग्जामिनर पे। ओके स्टूडेंट्स, ये